नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन। यूट्यूब पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह महत्वपूर्ण सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स लेकर के बच्चों आपके सामने। आज बारी है प्लेटी हेलमिंथिस की, यानी चपटे क्रिम की। जैसा कि आप चित्र पर देख रहे हैं, एक क्रिम बना हुआ है जो पूरी तरह से चिपका हुआ है। आज बात करेंगे उसी क्रिम की, कैसे इन चपटे कृमियों को क्लासिफाई किया गया, और इसी पर बात करते हुए आगे बढ़ें। इसके पहले हम आपसे बताना ये चाहते हैं कि आपने पिछले वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, और यदि आपने पढ़ लिया होगा तो ये वाला सेशन जो होगा इस पर आज हम आपसे 6 से 7 सवाल पूछेंगे भी। प्लेटी हेलमिंथिस को ध्यान से इसलिए पढ़िएगा क्योंकि इस पर भी आज ऑब्जेक्टिव सवाल हम पूछेंगे आपसे। तो प्लेटी हेलमिंथिस पर सेशन की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि प्लेटी हेलमिंथिस को एक और नाम से जानते हैं, जिसको तंतु जीव के नाम से भी बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है। अब तंतु के जीव या तंतुवत जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना जो होती है वो तंतु के आकार की होती है, इसलिए तंतुवत जीव भी इनका नाम है। तो आप चाहे कहें इसको प्लेटी हेलमिंथिस, चाहे कहें तंतुवत या फिलामेंटस जीव, जैसा भी चाहें, या कहें चपटे क्रिम, सबका नाम एक जैसा ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। शुरुआत करें प्लेटी हेलमिंथिस। और पहला पॉइंट प्लेटी हेलमिंथिस का, इसका शाब्दिक अर्थ प्लेटी हेलमिंथिस का शाब्दिक अर्थ चपटे क्रिम या फ्लैट वार्म कहा जाता है। चाहे तो इसी बात को प्लेटी का मतलब होता है फ्लैटी या चपटा, और हेलिमिंथ का मतलब होता है क्रिम या बार। यानी इसको फ्लैट बार्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लेटी हेलमिंथ या चपटा है, इसीलिए इसको फ्लैट बार्म कहा जाता है। एक दूसरा पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इनका दूसरा नाम क्या है? एक तो प्लेटी हेलमिंथ या फ्लैट बार्म, और दूसरा जो नाम आप इसमें बता सकते हैं कि इनको तंतुवत जीव भी कहते हैं। तंतुवत जीव, ये भी इनका नाम है। अंग्रेजी में चाहें तो इसको लिख लें फिलामेंटस एनिमल कहलाते हैं। अब क्यों फिलामेंटस एनिमल कहलाते हैं? आपको पहले ही शुरुआत के चित्र में हमने आपको दिखा दिया कि ये फिलामेंट के आकार के या तंतु के आकार के होते हैं, इसलिए इनको फिलामेंटस जीव कहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, शायद आप इसको जानते हो, ये पहले जंतु हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये पहले जंतु हैं। मतलब प्लेटी हेलमिंथिस से इसकी शुरुआत होगी। पीएनएसटी का सवाल है ये पहले जंतु हैं जहां पर तीन स्तर का निर्माण दिखाई देता है। अब ये तीन स्तर क्या? तीन स्तर के विस्तार से आगे हम बात आपको बताएंगे। इसके पहले बता चुके हैं, कोई भी शरीर की जब रचना होती है तो एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर और एक बीच की लेयर बनती है। तो जो बाहर वाली होती है वो एक्टोडर्म,
जो अंदर वाली होती है वो एंडोडर्म, और जो बीच वाली होती है वो मेसोडर्म कहलाती है। इसके पहले जब तक हमने सीलेंट डेटा की बात की थी तो एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस की बात की थी। अब यहां पर जब हम पहुंचे प्लैटीहेलमिन्थेस में तो यहां 3 स्तरों का निर्माण करेंगे। पहला, लिख लीजिएगा, पहला एक्टोडर्म बन गया। दूसरा मीजोडर्म, ये बिल्कुल बीच में होगा। और थर्ड होगा एंडोडर्म। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि ऐसे फाइलम का नाम बताइए जहां से त्रिस्तरीय जीवों का निर्माण शुरू हुआ। तो त्रिस्तरीय जीवों का निर्माण प्लैटीहेलमिन्थेस से शुरू होता है। बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। एक और सवाल जो पीएससी में, यूपीएससी में पूछा गया, चौथा सवाल। इसका शरीर आप ईमानदारी से देखिए, देख रहे हैं? इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सिगमेंटेड है? ऐसे ऐसे केचुआ देखा होगा आपने, अर्थबार में देखा होगा। अर्थबार में ऐसे सिगमेंटेड लाइन, रिंग्स दिखती हैं, एनुलस रिंग दिखती हैं, इसीलिए उसको एनेलिडा फाइलम में रखा है। यहां भी आपको ऐसे फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं, पार्ट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? लेकिन बच्चों ये पार्ट सिर्फ ऊपर से दिख रहे हैं, इसके अंदर बॉडी पार्ट में ऐसा सेपरेशन नहीं है। ये सिर्फ डिजाइन ऊपर की तरफ दिख रही है। इसलिए प्लैटीहेलमिन्थेस में ये जो संरचनाएं हैं सिर्फ ऊपर से दिखती हैं, अंदर नहीं दिखती। इसीलिए इन जंतुओं को फॉल्स क्लाज वाले जंतु कहा जाता है, झूठे सिगमेंट वाले जंतु कहा जाता है, फॉल्स क्लाज। याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। अधिकांश सदस्य इसके, अधिकांश सदस्य परजीवी है। एक पॉइंट तो ये नोट करिएगा कि अधिकांश सदस्य इसके परजीवी हैं। बाहर से देखने पर, जो हमने बात बताई, बाहर से देखने पर शरीर खंडित दिखता है, दिख रहा है, खंडित दिखता है, पर अंदर नहीं होता। इसीलिए इन्हें, आगे नोट कर लीजिएगा, इसीलिए इन्हें फॉल्स क्लाज वाले जंतु बोला जाता है। माने सिगमेंट तो है, बाहर से कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि उसमें सिगमेंटेड बॉडी है, पर ये सिगमेंट जो है बॉडी के अंदर घुसकर नहीं है, सिर्फ ऊपर से दिखते हैं। इसीलिए फॉल्स क्लाज, झूठे सिगमेंट वाले जंतु कहे जाते हैं। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने इस पन्ने पर आपको बता दिए कि शाब्दिक अर्थ इसका चैप्टर क्रिम में। फ्लैटवर्म तंतुबद्ध जीव होंगे, फिलामेंटस एनिमल्स होंगे। ये पहले जंतु हैं जहां पर 3 स्तरों का निर्माण दिखाई देगा। एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। अधिकांश सदस्य परजीवी होंगे। बाहर से दिखने पर शरीर खंडित दिखता है, पर अंदर नहीं होता, इसीलिए फॉल्स क्लाज के नाम से जाना जाता है। ये सारे चित्र हम आपको आगे दिखाएंगे, आपको सारी चीजें चित्रों के माध्यम से भी समझाएंगे। 5वां पॉइंट, ऐसे जंतु यदि हम आपसे पूछे कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, रेडियल सिमेट्रिकल होंगे या एसिमेट्रिकल होंगे, आपका जवाब क्या होगा? इस जंतु को देखिए, पीछे आइए। इस जंतु को यदि बीचों बीच से काट दिया जाए, मतलब यहां लंबाई से काट दिया जाए, यहां से ऐसे फाड़ दिया जाए बीचों बीच, तो 2 बराबर भाग हो जाएंगे। बिल्कुल आपका जवाब सही होगा। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, द्विपार्श्व सममित होंगे। यही पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं 5वें पॉइंट में कि ये जीव द्वि पार्श्व सममित या बायलेटरल
सिमेट्रिकल होते हैं। चलिए, बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखाते हैं। और छठवां महत्वपूर्ण, परजीवी होते हैं। अब परजीवी होते हैं तो कहीं ना कहीं होस्ट पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे, चलेंगे भी नहीं, फिरेंगे भी नहीं। तो एक विशेषता चाहिए परजीवी के लिए, और सबसे बड़ी विशेषता होती है ये क्या चलता होगा? चलता नहीं होगा। तो ये चलता नहीं होगा तो इसके पास आंख भी नहीं दिख रही है, कान भी नहीं दिख रहा है, चल भी नहीं रहा है, पैर भी नहीं दिख रहे हैं, तो इसके पास कोई विशेष चीज होगी, और विशेष चीज वो होती है चूसक, सकर। सकर का पाया जाना परजीवी का लक्षण है। आगे हम लिखने वाले हैं अगले पॉइंट में, छठवां पॉइंट। यहीं से पहले सकर वाला लिख लीजिए, चूसक, सकर्स जरूर उपस्थित होते हैं, जिससे अपने होस्ट से, होस्ट मतलब वही जिसके ऊपर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपने होस्ट से अच्छी तरह चिपक जाते हैं। अभी इसका आपको मुंह दिखाएंगे तो उसमें कांटे कैसे लगे होते हैं, सकर्स कैसे बने होते हैं, ये भी दिखाएंगे। चिपक जाते हैं। अब याद करिए, जब सीलेंट डेटा बता रहे थे तो वहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताया था हमने, याद करिए। इसके पहले के वीडियो में बताया है। पोरीफेरा में बताया था कोशिका स्तर का है। सीलेंट डेटा में पहुंचे थे तो ऊतक का बताया था कि ऊतक लेवल का है। अब 7वें पॉइंट में जो महत्वपूर्ण बात लिखने जा रहे हैं, ये पूछा भी गया है सवाल कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं इसमें ऑर्गन लेवल या अंग तंत्र का विन्यास पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मतलब यहां से अंगों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, अंग बनने शुरू हो गई। अभी तक आपको हाइड्रा याद आता होगा। हाइड्रा कोई एक कोशिका होती थी जो भोजन को ग्रहण करने के, पाचन करने का काम करती थी। अब यहां पर कई कोशिकाएं मिल जाएंगी, ऊतक का निर्माण हो जाएगा। ऊतक के निर्माण के बाद अंगों का निर्माण बनना शुरू हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया कि इनमें उत्सर्जन के लिए क्या कोई विशेष अंग होते हैं? है आपके पास जवाब? सोचते रहिएगा, आगे के पॉइंट में हम बता देंगे। तब इसके पहले हम आपको 8वां पॉइंट बता दें। 8वां पॉइंट महत्वपूर्ण है कि इसमें, इसके शरीर में, अभी आप हाइड्रा को याद करिए। हाइड्रा का जब हमने चित्र बनाया था तो ऐसा करके ऐसा बना दिया था, और इसको कहा था कि ये कैविटी है, ये बॉडी कैविटी या देह गुहा है, और इसका नाम रख दिया था आर्केंट्रा। याद आया? बिल्कुल याद आया। अब यहां पर चूंकि अंगों का निर्माण शुरू हो गया, तब ये गुहा जो है अंगों से भर जाएगी, अंग बन जाएंगे यहां। तो गुहा होगी कि नहीं होगी? आपका जवाब 8वें पॉइंट में लिखिएगा, बॉडी कैविटी नहीं होगी। क्योंकि इन गड्ढों में अंग स्थापित होने लगते हैं। ये अब एक अंग जो पूछा गया वो 9वें पॉइंट पर आपको बता दें, बहुत देर तक उलझा कर नहीं रखेंगे। 9वें पॉइंट पर इन प्लेटीहेलमिन्थेस के जो भी जीव हैं इनमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है। उसका नाम बताइए। पीएनएसटी में पूछा गया सवाल, 9वां सवाल।
लिखिएगा, इनमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स, या इन्हीं को हिंदी में ज्वाला कोशिका कहते हैं। फ्लेम माने ज्वाला। देखते हैं संभव होगा तो इसका भी चित्र दिखाइए। तो फ्लेम सेल्स का पाया जाना इस फाइलम का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। फ्लेम सेल्स उत्सर्जन के लिए बॉडी कैविटी नहीं होगी, क्योंकि अंग स्थापित हो गए, आर्गन लेवल का बॉडी विन्यास पाया जाएगा, यानी अंगों का निर्माण शुरू हो गया। चूसक जरूर होंगे, क्योंकि ये अपने होस्ट से चिपकेंगे, होस्ट इनको निकाल कर बाहर ना कर दे, इसके लिए होस्ट का पाया जाना जरूरी है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, बीचों बीच इनको काट करके 2 बराबर भागों में आप बांट सकते हो। अगला 10वां पॉइंट, फ्लेम सेल्स का पाया जाना इसकी विशेषता है। इसकी बॉडी कैविटी में जहां पर अंगों का निर्माण होता है, इसको कहते क्या है? एक ये भी सवाल पूछा गया, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हो? वहां पर तो आपने आर्केंट्रॉन कहा, जहां अंगों का निर्माण नहीं हुआ था। लिखिएगा, बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। पढ़ लीजिएगा, सीलोम, COELOME, सीलोम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सीलोम के बारे में शायद हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं, और सीलोम को आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे। सीलोम कैसे बनती है, किन जंतुओं में बनती है, और सीलोम शब्द का कब इस्तेमाल करते हैं। सीलोम शब्द को आप देख रहे हो, हम यहाँ आर्केंट्रॉन नहीं कर रहे हैं, कोई और कैविटी का नाम नहीं दे रहे हैं। बॉडी कैविटी में अब जो गड्ढा बना उसको सीलोम कह रहे हैं, और सीलोम तब बना रहे हैं जब एक्टोडर्म है हमारे पास, मेसोडर्म है हमारे पास, एंडोडर्म है, यानी तीनों लेयर हैं हमारे पास, तब जो कैविटी बनती है तब उसको सीलोम कहते हैं। जिन जंतुओं में सीलोम पाई जाती है, सीलोमेट प्राणी कहलाते हैं। सीलोमेट प्राणी कहलाते हैं। जिनमें नहीं पाई जाती वे एसीलोमेट प्राणी कहलाते हैं। मतलब सीलोमेट और ए फॉर अब्सेंट, ए सीलोमेट, याद रखिएगा दोनों, जिसमें सीलोम होगी। अब यदि हम आपसे पूछ लें कि हाइड्रा सीलोमेट है कि ए सीलोमेट है, आपका जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। तो आप कह दोगे साहब वो तो ए सीलोमेट है। क्यों ए सीलोमेट है? क्योंकि वो आर्केंट्रॉन है, क्योंकि वहां पर एक्टोडर्म एंडोडर्म है, मेसोडर्म तो है ही नहीं। क्योंकि सीलोम बनने के लिए तीनों सतहों का होना जरूरी है, एक्टोडर्म भी हो, मेसोडर्म भी हो और एंडोडर्म भी हो, तभी उसको सीलोम कहा जाता है। हम एक उदाहरण आपको दे दें लिख करके कि कितने फाइलम में सीलोम होगा और कितने फाइलम में नहीं होगा, ये आपको लिख करके बताना चाहते हैं। आप लिखिएगा, एनिलिडा, 10वां पॉइंट है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और कार्डेटा, ये सब के सब सीलोमेट प्राणी, यानी ये कह सकते हैं यहां कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
बोलो, दो शब्द आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक माने तीन, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय माने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक माने एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, और जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक संरचना होगी वो सब के सब सीलोमेट हो गए। तो लिख लेना, ये सीलोमेट है। अब इसके अलावा प्लैटीहेलमिन्थस, प्लैटीहेलमिन्थ, प्लैटीहेलमिन्थस का वो जानवर बता दें आपको जिसमें सीलोम है। और सीलोम जिसमें है प्लैटीहेलमिन्थस में, उसमें टीनिया सूलियम, ये दिखाएंगे भी। और एक आता है फैसियोला हिपैटिका, इसी को लीवर फ्लूक भी कहते हैं। तो दो नाम याद रखिएगा कि इसमें सीलोम पाया जाता है। और इन सब में इनको कहा जाता है, यहां से एनिलिडा से लेकर के यहां तक, ये सब ट्रूसीलोम वाले, ट्रूसीलोम वाले। यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रूसीलोम किस में होगा, तो इतने फाइलम के बीच में जितने भी जानवर आपको मिलेंगे सबको कहिएगा सत्यसीलोम इसी में। अब आपसे ये पूछा जाए कि फास्सीलोम किस में होता है, तो ले जाइएगा हाइड्रा में, बता दीजिएगा इसमें कि यहां पर फास्सीलोम है। झूठा सीलोम है, बॉडी कैविटी को ही सीलोम कहा जाता है, तो वो फास्सीलोम में चला जाता है। जिन जंतुओं में सीलोम ऐसा लगता है कि सीलोम जैसा ढक्कन है, सीलोम जैसा गड्ढा है, तो वो सीडोसीलोम है। और जिनमें सीलोम नहीं पाया जाता, 11वां पॉइंट भी नोट कर लो, जिनमें सीलोम नहीं पाया जाता वो कहलाते हैं ए सीलोमेट। ए फॉर एब्सेंट, ए सीलोमेट। और जिसमें ऐसा लगता है, सिर्फ लगता है, सिर्फ लगता है, वो कहलाते हैं स्यूडोसीलोमेट। तीन नाम याद रखिएगा। तीन नाम में हमने आपको बताया, ट्रूसीलोम सत्य में, एनिलिडा में है, आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में है, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सब सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लैटीहेलमिन्थ है। लेकिन जिसमें नहीं होगा वो ये सीलोमेट, और जिसमें लगेगा कि है वो सब के सब सीडोसीलोम में पाए जाते हैं। बॉडी कैविटी को सीलोम, सीलोम पर हम विस्तार से आगे आपको चित्रों के माध्यम से समझाएंगे। तो इतना प्लैटीहेलमिन्थस के बारे में बताया। जितनी चीज़ों को बताया उसके चित्रों को हम विवरण से आपको समझाते हैं। हमने शुरुआत में ही बताया कि ये फिलामेंटस एनिमल होंगे, फ्लैटवर्म होंगे। जितने जंतुओं को बताया उतने जंतुओं को पहले आप देखिए। टीनिया सोलियम या फीता क्रीम को यहाँ भी दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। ये फीता क्रीम है, चपटा है, इसलिए फ्लैटवर्म है। आगे दूसरा एक चित्र हमने पेश किया, ये है लीवर फ्लू। ये लीवर में अपना आक्रमण करता है, लीवर से चिपका रहता है, वहाँ पर अपना भोजन लेता है, तो ये कहलाता है लीवर फ्लू। और लीवर फ्लू पर ये देखिए, परजीवी होने का लक्षण सकर्स की उपस्थिति। पहला, ये रिप्रोडक्टिव इसके ऑर्गन्स हैं, माउथ होता है, हेड रीजन बना होता है। तो इस तरह से ये चपटा है, पत्ती जैसा दिखता है, पत्ती जैसा होता है, पत्ती जैसा होता है। और पत्ती जैसा होना ही चपटे की पहचान है, इसीलिए इसको प्लैटीहेलमिन्थस में रखा गया। तो ये लीवर फ्लू। ये देखिए टीनिया सोलियम। अब ये टीनिया सोलियम आंतों पर पाया जाता है, इंटेस्टाइन के रीजन में रहता है। इसके माउथ की एरिया को हमने जूम करते हुए दिखाया, ये देखिए, देख रहे हैं, ये है इसका माउथ वाला एरिया। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है कांटे। यही कांटे ये इंटेस्टाइन की दीवार पर बोर कर देता है, और बोर करके वहां पर छेद बना देता है। तो जब इंटेस्टाइन में खाना जाता है, जैसे मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन वाली ये दीवार है, ठीक।
अब इंटेस्टाइन की दीवार में यहां से खाना मूव कर रहा है, यहां से खाना जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि खाना जब नीचे की तरफ जा रहा हो तो ये एनिमल भी ऐसे खिसक जाए खाने के साथ, क्योंकि खाना नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या करता है कि ये अपने कांटों को इंटेस्टाइन की दीवार पर इस तरह से ठोक देता है। ये ठोक गया, अब खाना चाहे इसको खींचता रहे, ये यहां से हटेगा नहीं। तो ये खाने की, ये कांटे फंसाने की जो प्रक्रिया है, ये पूरा एरिया जो है इसका सकर्स होता है। ये चूसक यही है, ये पूरे कांटा फंसाएगा, ऐसे कांटे जब फंस जाएंगे ऐसे, तो फिर ले जा करके मुंह को ऐसे चिपका देगा और वो सकर्स के माध्यम से चिपक जाएगा। तो ये टीनिया सोलियम हो। फिर सिलोमेट किसको कहते हैं? एक शब्द आया है ना, सिलोम। सिलोम किसको कहोगे? जब तक ये फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको रटना पड़ेगा। सिलोम हम समझा देते हैं। हमारे शरीर की जो रचना होती है वो बच्चों मुख्य रूप से 3 सतहों से मिलकर के होती है। आगे हम एम्ब्रियोनिक बायोलॉजी में आपको ये समझाएंगे। आप ये समझ लेना, एक बाहरी परत होती है, एक बाहरी परत होती है, एक बीच वाली परत होती है और एक अंदर वाली परत होती है। ठीक, 3 परत हो गई और 3 परत में गारंटी है कि सिलोम होगा। ये हम पहले बता चुके आपको जब प्लेटिहेल्म में थे। तो ये देखिए, ये एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया, लाल वाला जितना हिस्सा देख रहे हैं, और पीला वाला जो हिस्सा है वो एंडोडर्म हो गया। अब ये तीनों लेयर जब बीच में एक कैविटी का निर्माण करते हैं, तो कैविटी जो है ये तो पाचन की कैविटी बनती है। ये तीनों मिल करके बना रहे हैं, ध्यान से देखना, तीनों मिले हुए हैं, एक बाहर की तरफ घेर रहा है, फिर बीच में घेरा, फिर अंदर घेरा। एक विशेष बात जो आपको आज बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए, ज्यादातर बच्चों को नहीं है, कि सीलोम कहां बनता है। सीलोम साहब मेसोडर्म वाले भाग में बनता है। ये देखो, मेसोडर्म वाला लाल वाला भाग है, दो लाल वाले भाग के बीचों बीच एक सफेद कलर की रचना हमने बनाई है। देखा, ये सफेद वाली जो रचना है, ये सफेद वाली ही रचना सीलोम कहलाती है। समझ गए? सफेद वाली रचना, ये गड्ढा। अब मान लो किसी जंतु में सिर्फ एक्टोडर्म है या सिर्फ मेसोडर्म नहीं है, एक्टोडर्म एंडोडर्म है, तो क्या सीलोम होगा? आपका जवाब होगा नहीं होगा, क्योंकि सीलोम तो तब बनता है जब मेसोडर्म वाली एरिया होती है। तो अब ये फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया कि जिसमें एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, तभी सीलोम का निर्माण होगा। यदि मेसोडर्म नहीं है तो सीलोम का निर्माण नहीं होगा। ऐसे जितने भी चित्र आप देखना, सबको सीलोमेट कह देना। अब ये सीलोमेट किसको कहोगे साहब? जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जब तीनों होंगे तो सीलोमेट, और जब मेसोडर्म नहीं होगा तब। ये देख लो, ये वाला एरिया ए सीलोमेट का, इसमें देखो, ये डाइजेस्टिव कैविटी, ये डाइजेस्टिव कैविटी, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म सीधा, इसने कोई सीलोम का फॉर्मेशन नहीं किया, और ये अंदर में ये एंडोडर्म। तो ये प्रारंभिक, ये देखो फ्लैट बॉल्स में लिखा हुआ, यहां देखो यूसिलोमेट, एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड। और ये देखो सीलोम का विकास कैसे धीरे धीरे करके होता है, यहां पर कंप्लीट हो जाता है, और ये झूठा वाला सीलोम बनाया। तो इस तरह से ये थोड़ा विस्तार से जब आप भ्रूण की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ोगे, तो कैसे एक्टोडर्म से, क्योंकि हमारे शरीर में जितने अंग बनते हैं उनको निर्माण करने की 3 संरचनाएं होती हैं, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मेसोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, ये थोड़ा गंभीर बायोलॉजी है, इसको विस्तार से हम एम्ब्रियोनिक बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे, वहाँ समझाएंगे। अभी आप सिर्फ ये समझना कि जहाँ पर मेसोडर्म में गड्ढा बनेगा, ये देखो मेसोडर्म में गड्ढा बना, यही ये इसका सीलोम कहलाता है। बीच का जो कैविटी होती है वो डाइजेस्टिव कैविटी या बाद में एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट हो जाती है। अब समय है सवाल पूछने का, तो फटाफट हम आपसे सवाल पूछते हैं। पहला सवाल जो हम आज आपके लिए लाए हैं, पहला सवाल लिख रहे हैं एमसीक्यू सेशन में। पहला सवाल, सीलेंट रेटा का प्रमुख लक्षण है।
सीलेंटिरेटा का प्रमुख लक्षण है। ए, रेडियल सिमेट्री, इसको आरीय सममित कहते हैं, आरीय सममित, तथा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, इसको हिंदी में द्विस्तरीय कहते हैं, द्विस्तरीय। रेडियल सिमेट्री या द्विस्तरीय। बी लिख रहे हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। सी लिख रहे हैं रेडियल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, और डी लिख रहे हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन सा इसका लक्षण है? सीलेंट्रेटा का प्रमुख लक्षण कौन सा है? ये हमने पूछा है आपसे सवाल, उत्तर आपको करना है। रेडियल सिमेट्री होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, रेडियल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये उत्तर लास्ट में बताएंगे। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, स्पॉन्जिन प्रोटीन, स्पॉन्जिन प्रोटीन से बना कंकाल किसमें पाया जाता है? ए, बाथ स्पंज, बी, हाइड्रा, सी, ओवेलिया, डी, टीनिया सोल। ये दूसरा, स्पॉन्जिन प्रोटीन से बना कंकाल किस में पाया जाता है? तीसरा सवाल, काइटिन और कैल्शियम का कंकाल बना होता है? काइटिन और कैल्शियम से किसका कंकाल बना होता है? यह सवाल हमने पूछा ओवेलिया का, दूसरा टीनिया का, तीसरा कोरल्स का, चौथा हाइड्रा का। इसका सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन चौथा, अलैंगिक रूप है, एसेक्सुअल फॉर्म एच, ए मेडुसा, बी पॉलिप, सी बोथ, डी नन। फिर 5वां सवाल,
नर्वस सिस्टम की शुरुआत, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस फाइलम से मानी जाती है? ए प्रोटोजोआ, बी पोरीफेरा, सी प्लैटीहेल्मिन्थेज, डी सीलेंटिरेटा। किससे मानी जाती है ये आपको बताना है। और छठवां और अंतिम सवाल, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहचान है? ए सीलेंटिरेटा फाइलम की, बी प्लैटीहेल्मिन्थेज की, सी प्रोटोजोआ की, एंड डी। तो ये 6 सवाल फिर से एक बार देख लीजिए, 6 सवालों को। और आज इस MCQ सेशन में उत्तर आपको लाइव, जब आप आएंगे तो लाइव ही उत्तर इसका मिलेगा। लाइव में आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स के समय यदि आप लाइव आए तो आपको सही उत्तर मिलेगा, अन्यथा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सीलेंट्रेटा का प्रमुख लक्षण कौन सा है? रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरा सवाल, स्पॉन्जिन प्रोटीन से बना कंकाल किसमें पाया जाता है? तीसरा सवाल, काइटिन और कैल्शियम का कंकाल बना होता है किसमें, किस जंतु में? चौथा सवाल, अलैंगिक रूप है। पांचवा सवाल, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत किस फाइलम से मानी जाती है? और छठवां सवाल, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहचान। तो आज के सेशन को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हम लाइव सेशन में आपके साथ आ सके। थैंक यू का पेज आज तो नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, हम थैंक यू आपको लिख देते हैं। तो बच्चों चलने का हुआ समय, बाय बाय। थैंक यू लिख ही दें, थैंक यू इधर लिख रहे हैं। सवालों को करिएगा ज़रूर और फिर हमें आंसर भेजिएगा। बाय बाय, नमस्कार।